Hey everyone, welcome to my channel The Sake of Medicine. If you don't know, my name is Muskan Rathore and today we will discuss about pathologic calcification जो कि majorly दो types का होता है, dystrophic calcification and metastatic calcification, of which the dystrophic one is much more important, so we will pay more attention on dystrophic calcification. Okay, so before starting this video, make sure to first subscribe my channel because it will be all helpful to you only, plus it will encourage me also to do more of these things. तो अब हम पैथोलॉजी कैल्सिफिकेशन की डेफिनेशन देखेंगे। सिंपली अगर उस वर्ड को समझो तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक पैथोलॉजिक और दूसरा कैल्सिफिकेशन। सो पैथोलॉजिक का मतलब क्या होता है कि जो अब नॉर्मल हो, जो नॉर्मल ना हो, उसे हम बोलते हैं पैथोलॉजिक, ठीक है। और कैल्सिफिकेशन मतलब कि कैल्सीफाई हो जाना या कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाना, उसका हार्डनिंग हो जाना, ठीक है। सो अबनॉर्मल कैल्शियम का डिपोजिशन इज़ कॉल्ड एज द पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन। अब ये तो हमने वर्ड्स को समझा, अब हम डेफिनेशन को समझेंगे। डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम सॉल्ट्स इन टिश्यूज अदर देन ऑस्टियोइड और एनेमल। सी ऑस्टियोइड मतलब बोन एंड एनेमल मतलब जो टीथ का एनेमल होता है वो। सो बोन और टीथ के अलावा अगर कहीं और कैल्शियम सॉल्ट का डिपोजिशन हो देन इट इज़ कॉल्ड एज द पैथोलॉजिक या फिर हीटरोटोपिक कैल्सिफिकेशन। ओके, सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, उसके दो टाइप्स होते हैं, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन एंड मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। हम डिस्ट्रोफिक पर ज़्यादा ध्यान देंगे बिकॉज इट इज़ ऑफन आस्क्ड एज अ क्वेश्चन, और मेटास्टेटिक ज़्यादा पूछा नहीं गया है, बट दोनों का डिफरेंस है, दोनों का मीनिंग है, वो हमें पता होना चाहिए। सो अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। अच्छा, तो हम पहले इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। तो मैं पहले आपको सिंपल वर्ड्स में इसका मीनिंग बता दूँ तो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन में क्या होता है कि कैल्शियम का जो भी सब कुछ नॉर्मल होता है, मतलब कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म भी नॉर्मल है, उसका सीरम ब्लड लेवल भी नॉर्मल है, बट उसका डिपोजिशन जो है वो एबनॉर्मल जगह यानी कि नेक्रोटिक टिश्यूज़ में होगा, या जो अपने डिजेनरेटेड टिश्यूज़ है मतलब एबनॉर्मल प्लेसेस में उसका डिपोजिशन होगा, बट द मेटाबॉलिज्म एंड द सीरम लेवल इज़ नॉर्मल। ओके, सो अब हम डेफिनेशन रीड आउट करते हैं। Dystrophic calcification is characterized by deposition of calcium salts in necrotic or degenerated tissues with normal calcium metabolism and normal serum calcium level. Okay, हमारा कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म नॉर्मल है, कैल्शियम का सीरम लेवल नॉर्मल है, बट उसका डिपोजिशन कहाँ पर हो रहा है, नेक्रोटिक टिश्यूज़ में या फिर डिजेनरेटेड टिश्यूज़ में। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ईटियोलॉजी ऑफ डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। हमें इतना तो पता चल गया कि वो एबनॉर्मल जगह पे कैल्शियम का डिपोजिशन करता है, तो अब हम देखेंगे इसके कॉजेज़, इसकी ईटियोलॉजी। तो पहला है कैल्सिफिकेशन इन डेड टिश्यूज़। जैसे फर्स्ट उसमें दिया है केशियस नेक्रोसिस इन ट्यूबरक्यूलोसिस। इफ़ यू नो ट्यूबरक्यूलोसिस में देर इज़ ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन, हम जो बोलते हैं ग्रेन्युलोमेटिस कार फॉर्मेशन है या ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन है, तो उसमें क्या होता है, आजू बाजू देर इज़ डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन सीन एंड बीच में केशियस नेक्रोसिस होता है। अभी इसी वीडियो में इसकी एक स्लाइड बताऊंगी मैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। देन लिक्विफैक्शन नेक्रोसिस इन क्रोनिक एप्सिस। ओके, कोई भी एप्सिस है जो क्रॉनिक टाइम से प्रेजेंट है उसमें लिक्विफैक्शन नेक्रोसिस हो जाए, दैट कैन ऑल्सो कॉज डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। देन अक्यूट पेनक्रियाटिटिस हो जाए पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन, या फिर ट्रोमैटिक फैट नेक्रोसिस, तो उसकी वजह से भी हमें डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन देखने मिल सकता है। नाउ फोर्थ पॉइंट में लिखा है गैमना गैंडी बॉडीज इन द सीवीसी, दैट इज क्रॉनिक वीनस कंजेशन ऑफ द स्प्लीन। तो व्हाट इज़ दिस गैमना गैंडी बॉडीज़? तो जैसे किसी पर्सन को पोर्टल हाइपरटेंशन है या सिकल सेल एनीमिया है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो अब हमारा स्प्लीन है उसमें स्मॉल नॉड्यूलर फोकस का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द गामना गैंडी बॉडीज़। ओके, गामना गैंडी बॉडीज़ क्या होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन या सिकल सेल एनीमिया की वजह से स्प्लीन में छोटे छोटे फोकस बन जाते हैं, स्मॉल नॉड्यूल्स बन जाते हैं, उसे हम बोलते हैं गैमना गैंडी बॉडीज़। ओके, अब लिखा है सीवीसी और स्प्लीन क्रोनिक वीनस कंजेशन। ओके, नेक्स्ट इज़ डैमेज्ड हार्ट वाल्व्स। अगर अपने हार्ट की वाल्व्स में कोई डैमेज है, उसके बाद उसके आजू बाजू स्टेनोसिस, हम बोलते हैं ना स्टेनोसिस हो गया, माइट्रल स्टेनोसिस, ये वो, तो उसमें क्या होता है, कैल्सिफिकेशन ही तो होता है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। ओके, देन ब्रेस्ट कैंसर में भी ये चीज़ देखने को मिल सकती है। हमने बात कर ली कैल्सिफिकेशन इन डेड टिश्यूज़ की, अब इसका एक हिस्टोलॉजिक स्लाइड में बताती हूँ। So here in this slide, in this image, you can see the dystrophic calcification in the caseous necrosis of tuberculous lymph node. You can see there is a capsule outside, then there is granular calcification inside, and then you can see the caseous necrosis. एकदम अंदर जो है, अंदर सबसे अंदर caseous necrosis है, then उसके बाद granular calcification है, and then you can see the capsule.
जो एक ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन होता है ना ट्यूबरक्यूलोसिस में, इट इज़ वेरी टिपिकल एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जैसे उसमें घॉन्स फोकस होता है प्राइमरी ट्यूबरक्यूलोसिस का, दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब कभी हम ट्यूबरक्यूलोसिस पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में मैं डिस्क्राइब करूँगी। ओके, अभी के लिए हम आगे इटियोलॉजी देखते हैं। हमने कैल्सिफिकेशन इन डेड टिश्यूज़ की बात की, नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैल्सिफिकेशन इन डीजनरेटेड टिश्यूज़। सो दोनों में डिफरेंस क्या है, डेड टिश्यूज़ और डीजनरेटेड टिश्यूज़? सी, डेड मतलब डेड, ओके बहुत डम था एक्सप्लेनेशन, बट समझो कि डेड मतलब डेड और डीजनरेटेड मतलब जो अपना फंक्शन लॉस कर गया हो या फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, बट द टिश्यू इज स्टिल वाइबल। ओके ओके, सो फर्स्ट अब दोनों का डिफरेंस तो समझ में आ गया ना, हमने डेड और डीजनरेटेड दोनों अलग अलग क्यों किया। सो फर्स्ट इज़ द कोई ओल्ड स्कार है तो उसका पहले डीजनरेशन होगा, कौन सा, हाइलाइन डीजनरेशन, एंड देन इट विल लीड टू कैल्सिफिकेशन, एंड वो कैल्सिफिकेशन कौन सा होगा, तो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। सो व्हाट डू आई मीन, यहाँ पर ओल्ड स्कार फॉर्मेशन है, वहाँ पर डीजनरेशन हो जाएगा एंड देन कैल्सिफिकेशन हो जाएगा। इफ़ यू वांट मोर एक्सप्लेनेशन ऑन हाइलाइन डीजनरेशन एंड डीजनरेशन है, मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी है, देन यू कैन विजिट द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। वो आपको सेल इंजरी एंड अडेप्टेशन वाले प्लेलिस्ट में डीजनरेशन का एक डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा। ओके, सो यू कैन स्टडी फ्रॉम दैट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एथरोमेटस प्लेक, दिस इज ऑल्सो अ डीजनरेटेड टिश्यू कैल्सिफिकेशन। मॉन्कीबर्ग्स स्क्लेरोसिस इन ट्यूनिका मीडिया, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी आर्टरी होती है, उसकी वॉल होती है, उसकी 3 लेयर होती है, पता है ना, मीडिया, ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एडवेंटिशिया। सो व्हाट हैपेंस इज, जो ट्यूनिका मीडिया है वहाँ पर कैल्सिफिकेशन हो जाता है, सो दैट इज कॉल्ड एज मॉन्कीबर्ग्स स्क्लेरोसिस। ओके, देन वी हैव सेमोमा बॉडीज़। तो अब ये सेमोमा बॉडीज़ क्या है, ये ऐसे गोल से मतलब कॉन्सेंट्रिक से कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे एकदम सर्कल से। एक्चुअली ये क्यों बनते हैं पता है, जैसे कि कैल्सिफिक डिपोजिशन हुआ तो उसके आजू बाजू जो भी नेक्रोटिक सेल्स हैं, जो भी नेक्रोटिक सेल्स आर प्रेजेंट, दे फॉर्म द सेमोमा बॉडीज़, उसको हम सेमोमा बॉडीज़ बोलते हैं। क्या चीज़ होती है, एक बार फिर से, कहीं पर कैल्शियम डिपोजिशन हुआ हो तो उसके आजू बाजू जो भी नेक्रोटिक सेल्स हैं, दे फॉर्म द सेमोमा बॉडीज़। ओके, एंड ये कहाँ पर होता है, मेनिनजियोमा में। मेनिनजियोमा मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जो मेनिनजीज होती है, मेम्ब्रेन, उसके आजू बाजू, उसका एक बेनाइन ट्यूमर, उसको हम मेनिनजियोमा बोलते हैं। देन पैपिलरी सीरस सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा, तो एक्चुअली ये है क्या, दिस इज़ अ मेलिग्नेंट ओवेरियन कैंसर। थोड़ा सा इसके टर्मिनोलॉजीज को समझो तो सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा, सी सिस्ट यानी कि समथिंग, सिस्ट फॉर्मेशन ये तो है ही, एडिनो मतलब समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू ग्लैंड, एंड कार्सिनोमा मतलब कि द ट्यूमर इज़ मेलिग्नेंट। ओके, सो अब मतलब समझ में आ गया, एडिनो कार्सिनोमा यानी कि मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ अ ग्लैंड, और उसके आगे जो भी वर्ड हो, पैपिलरी सीरस, पैपिलरी मतलब कि समथिंग रिलेटेड टू ओवरी, जो पैपिलेज होते हैं उसके रिलेटेड कुछ है, सीरस मतलब कि द सीरस मेम्ब्रेन विच इज़ इन्वॉल्व। ओके, देन वी हैव कैल्सिनोसिस क्यूटिस। कैल्सिनोसिस क्यूटिस मतलब कि अपनी जो स्किन है या सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसमें इरेग्युलर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाए तो उसे हम बोलते हैं कैल्सिनोसिस क्यूटिस। In this image you can see the Monckeberg's sclerosis, like the dystrophic calcification in degenerated tunica media of the muscular artery, specifically कहाँ का ये, uterine myometrium in the Monckeberg's arteriosclerosis. If you see the tunica intima and the tunica adventitia are intact, the lumen is also okay, but there is a calcification in the tunica media. You can see the medial calcification there. So now we will talk about the pathogenesis of dystrophic calcification. Actually यहाँ पे क्या होता है कि there is a formation of hydroxyapatite of bone. See, phosphate ion and calcium ion, they merge together and form the precipitates of calcium phosphate. Okay, so first we will see the initiation. जैसे कोई सेल इंजरी हुआ तो उसकी वजह से मेम्ब्रेन डैमेज हुआ, मेम्ब्रेन डैमेज होने के बाद जो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड है उसका रिलीज हुआ। अब देन फिर उसके बाद क्या होगा, फॉस्फेट आयन का जनरेशन होगा। अब वो खाली तो घूमेंगे नहीं, वो कैल्शियम को ढूंढेंगे या किसी आयन को ढूंढेंगे साथ में ज्वाइन होने के लिए। तो क्या होता है, हमें सेल इंजरी हुई है तो उसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का भी इंजरी हुआ है, सो दैट माइटोकॉन्ड्रिया विल टेक अप एक्सेस ऑफ द कैल्शियम इनसाइड इट, सो कैल्शियम uptake will be increased by that, and that calcium and that phosphate will join and form the precipitates of the calcium phosphate. Okay, नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रोपगेशन। यहाँ पे क्या होता है कि अगर कैल्शियम या फॉस्फेट ग्रुप है उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं, ये जो उसका जॉइनिंग हो रहा है ये सब के दौरान साइमल्टेनियसली, मतलब उसके साथ साथ में अगर इन ग्रुप के स्ट्रक्चरल चेंजेस कुछ हो जाते हो तो इट कैन लीड टू फर्दर प्रोपगेशन ऑफ द डिपॉजिट एंड इट कैन ऑल्सो फॉर्म मिनरल क्रिस्टल। सो इट वॉज अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन।
So now we are done with the dystrophic calcification, and then here we are going to talk about metastatic calcification. अच्छा, डिस्ट्रोफिक और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन पूरा का पूरा उल्टा है। डिस्ट्रोफिक में क्या होता था कि कैल्शियम का सीरम लेवल नॉर्मल था, उसका मेटाबॉलिज्म नॉर्मल था, लेकिन वो गलत जगह यानी एबनॉर्मल डिपॉजिट होता था नेक्रोटिक टिश्यूज़ में और डिजनरेटेड में। बट यहाँ पे क्या होता है ना कि उसका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म भी डिरेंज्ड होता है और ब्लड में कैल्शियम का लेवल भी आगे पीछे होता है, मतलब ज़्यादा होता है, और इसका एबनॉर्मल जगह डिपोजिशन नहीं होगा। ये ऐसा होगा कि जो हेल्दी टिश्यूज़ होंगे, हमारे वाइबल टिश्यूज़ होगी, जो अपने नॉर्मल टिश्यूज़ बोलते हैं, वहाँ पे इसका डिपोजिशन होगा। तो दोनों एकदम उल्टा है, ठीक है। सो मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन अकर्स इन नॉर्मल टिश्यूज एंड इज एसोसिएटेड विथ डिरेंज्ड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड हाइपर कैल्सीमिया, मतलब कि ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा है, दैट इज़ हाइपर कैल्सीमिया। ओके, सो अब हम बात करेंगे ईटियोलॉजी ऑफ मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। बट इससे पहले एक चीज़ जो है अपने दिमाग में सेट कर लो कि ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो पहले से पता ही होगा, बट नहीं पता है तो आई एम टेलिंग यू, सुन लेना और उसको दिमाग में घुसा लेना कि अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है तो उसके दो मेन रीज़न्स हो सकते हैं। पहला रीज़न तो भाई हमारा कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा है, जो बहुत ही बेसिक है, हमारे बॉडी में कैल्शियम का टॉक्सिसिटी हो। दूसरा ये हो सकता है कि हमारा जो बोन है उसमें कैल्शियम का मोबिलाइजेशन जो है वो बढ़ जाए, कैल्शियम का लिबरेशन बोन में से बढ़ जाए। तो भी वो देखो, कैल्शियम बोन में से छूटेगा, लिबरेट होगा, रिलीज़ होगा, तो वो कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली ब्लड में। तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। ये दो पॉइंट तो मेन है, बाकी डिसीज़ की वजह से वो तो ऑब्वियसली है ही, बट दीज टू आर द मेन रीज़न विच आर वेरी बेसिक, यू शुड नो, ठीक है। ये मैंने क्यों बताया, ये आगे जो है ना जो हम ईटियोलॉजी पढ़ेंगे तब यू कैन रिलेट टू इट, ओके। सो फर्स्ट इज़ द एक्सेसिव मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन। तो इट कैन अकर इन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अब देखो, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है तो पैराथायरॉयड क्या रिलीज़ करता है? पीटीएच, दैट इज़ पैराथॉर्मोन। अब उसका काम क्या होता है पैराथॉर्मोन का? कि हमारा जो ब्लड कैल्शियम लेवल है उसको इंक्रीज़ करेगा। अब भाई हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, मतलब कि पीटीएच भी बढ़ेगा तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बोनी डिस्ट्रक्टिव लीजन। इट कैन ऑल्सो कॉज मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। देन वी हैव हाइपरकैल्सीमिया। अब जैसे मैंने हाइपर पैराथायरॉयडिज्म बोला तो उसमें क्या था? पीटीएच था, पैराथॉर्मोन। इट इंक्रीजेज द ब्लड कैल्शियम लेवल। अब कैल्शियम लेवल बढ़ रहा है, इट मीन्स हाइपरकैल्सीमिया हुआ ना, ठीक है। Then prolonged immobilization of a patient, it can also cause metastatic calcification. Now the next is excessive absorption of calcium from the gut. तो फिजियोलॉजी में हमने पढ़ा था कैल्शियम, पूरा वो जो ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है, फिर हमने विटामिन डी वाला पढ़ा था ये सब। तो विटामिन डी का रोल होता है कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में फ्रॉम द गट, नॉट मेटाबॉलिज्म, फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट, ओके। तो अगर विटामिन डी ज़्यादा हो तो भी हमारा जो कैल्शियम है गट में से, इंटेस्टाइन में से, उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सकता है। मिल्क अल्कली सिंड्रोम। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ दिस मिल्क अल्कली सिंड्रोम? अब जैसे कैल्शियम हमारा बढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से हमारा जो एसिड बेस बैलेंस है वो गड़बड़ा जाएगा। कैल्शियम बढ़ रहा है तो मतलब क्या होगा? अल्कली, जो अल्कली का सब्सटेंस बोलते हैं ना अपने, कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ रहा है, तो इट विल कॉज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस. So this whole phenomenon is called milk alkali syndrome. Now next is Williams syndrome. Williams syndrome, it is a growth disorder, मतलब delayed growth होती है, that is Williams syndrome. Then we have renal tubular acidosis. तो व्हाट इज़ दिस रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस? कि जैसे बॉडी, हमारा जो किडनी है वो फंक्शन करना बंद हो गया, या देर इज़ समथिंग किडनी फेलियर या कुछ हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारा बॉडी जो है इट इज़ नॉट एबल टू एक्सक्रीट द एसिड आउट ऑफ इट, ओके। सो वो एसिड बाहर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? हवा में तो उड़ेगा नहीं, ऑब्वियसली इट विल बी इन द बॉडी, इट विल बी एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी। सो बॉडी में एसिड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, मतलब एसिडोसिस हो रहा है, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड एज द रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस. सो अब हम पैथोजेनेसिस की बात करते हैं। तो इसका पैथोजेनेसिस ना सेम डिस्ट्रोफिक जैसा ही है, बट थोड़ा बहुत सा वेरिएशन है, ये थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा वो था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कोई अंदर मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट हुआ है बॉडी में तो कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ हो गया, कैल्शियम खुला तो घूमेगा नहीं, वो किसी के साथ तो बाइंड करेगा, तो कैल्शियम किससे बाइंड किया? फॉस्फेट से बाइंड किया. सो इट विल फॉर्म द प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, सेम एज दैट ऑफ dystrophic calcification, right, because of acid secretion. This was about the pathogenesis of metastatic calcification. In this slide you can see because of hypercalcemia nephrocalcinosis हुआ है. Nephrocalcinosis मतलब
कैल्शियम का डिपोजिशन या फिर हम मेटास्टेटिक की बात करें ना, तो मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन इन द नेफ्रॉन. Okay, so this is the metastatic calcification in tubular basement membrane in the nephrocalcinosis due to hypercalcemia. You can see the basement membrane and there is calcification out there and tubules so high. So in last slide we saw the calcification in the tubular basement membrane, and here we end our today's video. Thank you very much. Yes, you heard it right. Thank you very much if you watched this video so far. And now अब जब video पूरी देख ही ली है तो please consider to like this video, because obviously it must have added some value to you. And please do share this with all your friends and classmates and batchmates and everyone, and keep supporting me, and meet you in the next video. Till then, peace.